नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। दिल्ली में बुधवार यानी आज से उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक हो रही है। यह बैठक 2 दिन होगी, आज और कल यह बैठक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ चर्चा की जाएगी। और 2 दिनों तक अगर बात करें तो आज विशेष तौर पर ब्रज क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक हो रही है। वही 29 तारीख को यानी कल अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक होगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी और ये 4 वो प्रमुख नाम हैं जो इस चर्चा में शामिल होंगे। सांसदों के अलावा, मुख्यमंत्री योगी के अलावा प्रभारी राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल जो संगठन मंत्री हैं और स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो दिल्ली में ये 2 दिनों तक आज और कल ये बैठक हो रही है। बुधवार और गुरुवार को ये अहम बैठक होने वाली है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बैठक होगी। आज की बात करें तो आज ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के जो सांसद हैं उन सांसदों के साथ बैठक होनी है। मिशन 2022 को लेकर सांसदों के साथ यह मंथन किया जाएगा। बीजेपी सांसदों की बैठक 2 दिनों तक चलेगी। आज ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक हो रही है। इस वक्त मेरे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। इसी पर अपडेट के साथ ब्रजेश, बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बैठक शुरू हो गई है या होने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैठक है वो रात 8 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अगर देखा जाए पश्चिम और ब्रज और इसके साथ ही कानपुर जो प्रांत है, यहाँ की बैठक आज होगी। लगभग 62 सांसद इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। तो ऐसे में अब अगर देखा जाए तो बेहद ही अहम बैठक है 2022 से पहले, क्योंकि सांसदों के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो है 300 का आंकड़ा पार करने के लिए जो मिशन 300 बीजेपी ने जो है अभियान शुरू किया है, उसे पूरा करने में सांसदों की एक बड़ी भूमिका होगी। और यही वजह है कि आज की बैठक में उनको मूल मंत्र दिया जाएगा कि आखिर किस तरह से आप क्षेत्रों में जाएंगे, किस तरीके से जनता के बीच में आपको अपनी पकड़ बनानी है, कैसे आपको जो है वहां से आगे जो है जनता को आपको जवाब देना है। वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर बातचीत होगी। तो ये एक अहम बैठक है। आज 8 बजे से बैठक शुरू होगी और लगभग 3 से 4 घंटे चलेगी। और उसके बाद कल एक बार फिर जो बाकी 3 प्रांत हैं वहां के जो है जो सांसद है लोकसभा और राज्यसभा, उनको वहां पर बिठाया जाएगा और उसके बाद उनसे चर्चा होगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के जो संगठन महामंत्री हैं सुनील बंसल, वो वहां पर बैठक में शामिल होंगे। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, वो शामिल होंगे। जेपी नड्डा उस बैठक में शामिल होंगे और बीएल संतोष भी उस बैठक में हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अभी कंफर्म नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं या नहीं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंच सकते हैं। अभी तक वैसे उनका प्रोटोकॉल नहीं आया है, ऐसे में यह कह पाना मुश्किल है कि आखिर वो पहुंचेंगे या नहीं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम देखें तो सांसदों की भूमिका को लेकर भी यहां पर बात होगी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं। तो यह भी ब्रजेश कहा जा रहा है कि सांसदों को बाकायदा अब ड्यूटी लगाई जाएगी, उनको भी विधानसभा दिए जाएंगे कि आप इन क्षेत्र, इन विधानसभा के आप प्रभारी होंगे और आपको अपने प्रभार के हिसाब से काम करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में एक बात साफ कर दिया कि सभी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में 75 घंटे का प्रवास करेंगे, वहां पर लोगों के बीच में जाएंगे और अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग वर्ग के लोगों के पास जा करके उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनके साथ पार्टी की नीति और रीति को साझा करेंगे और ये बताएंगे कि पार्टी कैसे जन कल्याण के लिए काम कर रही है और उनके वर्ग के लिए पार्टी ने क्या कुछ किया है। ये बेहद अहम हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सांसदों को जो बुलाया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है। उन सभी को जिम्मेदारी होगी कि आपके लोकसभा क्षेत्र में जो भी विधानसभाएं आती हैं, उनमें आप एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। पार्टी को जो है वहां पर सबसे बड़ी चीज है कि विपक्ष लगातार हमलावर है बहुत सारे मुद्दों को लेकर। तो जो काउंटर अटैक की स्ट्रेटजी है, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, इन योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, लोगों के दिमाग में तमाम भ्रांतियों को कैसे दूर करना है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के ये सांसदों को अहम जिम्मेदारी दी जा रही, ताकि सांसद वहां पहुंचे और जाकर के जो है
उनके साथ संवाद करें। तो ये अहम बैठक सिर्फ किसी परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए कि 2022 और 2024, क्योंकि जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव ही नहीं बल्कि आगे आने वाले जो लोकसभा के चुनाव 2024 में होने उसके लिए भी जमीन तैयार होगी। तो ये सीधी सी बात है कि कैसे गांव के साथ, कैसे अपने वोटरों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया जाए, उन्हें पार्टी के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए जो सांसद हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उसी की वजह से ये पूरा एक तरह से वर्क। ब्रजेश, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सांसदों से विधायकों को लेकर फीडबैक भी लिया जा सकता है, क्योंकि एक एक संसदीय क्षेत्र में कम से कम 5-6 विधानसभा क्षेत्र होते होंगे, तो सांसदों से भी विधायकों के फीडबैक लिए जा सकते हैं। चलिए, लगता है ब्रजेश का संपर्क टूट गया है। तो आज 8 बजे से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में यह बैठक होगी और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक यह बैठक होनी है। चलिए बढ़ते आगे, अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यमुना प्राधिकरण के घेराव के लिए किसान जा रहे थे, किसानों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया है। दनकौर थाना क्षेत्र में किसानों को रोका गया है। यमुना प्राधिकरण के घेराव के लिए किसान जा रहे थे, लेकिन दनकौर थाना क्षेत्र में इन किसानों को पुलिस ने रोक दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, यमुना प्राधिकरण का घेराव करने के लिए किसान निकले थे, लेकिन किसानों को दनकौर थाना क्षेत्र में ही पुलिस की तरफ से रोका गया है। किसानों के साथ बदतमीजी ना करें और व्यवस्था को बनाने का काम करें। किश्तवाड़ में बादल फटने से हाहाकार मच गया है। नदियां उफान पर हैं। इस घटना में 4 लोगों की जान चली गई है। 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत का कार्य जारी है। बादल फटने से 6 घर और एक राशन डिपो इसकी चपेट में आए हैं। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम हादसे के बाद से गायब लोगों की तलाश में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ से अगली खबर है, जहां पर राष्ट्रीय महासचिव रानीगंज में आयोजित सम्मेलन में पहुंचे हैं। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्र पहुंचे हैं। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय महासचिव बसपा रानीगंज में आयोजित सम्मेलन में पहुंचे हैं। प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन जो आज प्रतापगढ़ के रानीगंज में हो रहा है, वहां पहुंचे हैं सतीश चंद्र मिश्रा। उनके साथ पूर्व मंत्री नकुल दुबे भी मौजूद हैं। इस दौरान 51 किलो की माला पहनाकर पूर्व विधायक राम शिरोमणि शुक्ल के गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव रानीगंज में आयोजित सम्मेलन में पहुंचे हैं सतीश चंद्र मिश्र, जिनकी अगुवाई में बसपा ब्राह्मण सम्मेलन यानी प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित कर रही है। और यह 23 तारीख से लेकर शुरू हुआ है। अयोध्या से पहले चरण में 29 तारीख तक यह कार्यक्रम होना है। और आज प्रतापगढ़ के रानीगंज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र का यहां पर स्वागत किया गया भव्य तरीके से। तो तमाम पार्टियां जहां अपने अपने तरीके से अपने वोटर्स को लामबंद कर रही है, तो कई जगहों पर दूसरे वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत बसपा की ओर से यह ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए एक लड़के को दूसरी लड़की से शादी करना महंगा पड़ गया। लड़के की शादी से पहले उसकी गर्लफ्रेंड थाने पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने युवक को थाने बुलाया और थाने पर आते ही युवक को गर्लफ्रेंड अपने साथ दिल्ली ले आई। बिजनौर थाना क्षेत्र के कस्बा मंडावर के मंगल बाजार का रहने वाला एक युवक दिल्ली के सैलून की दुकान पर काम करता था। इस दौरान उसकी मुलाकात एक युवती से हुई, जो बाद में प्रेम प्रसंग में बदल गया। दोनों में प्रेम प्रसंग इतना बढ़ा कि दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे। अचानक प्रेमी युवक अपनी प्रेमिका से घर जाने की बात कहकर बिजनौर गया और घर आकर उसने पास के ही मोहल्ले की एक लड़की से शादी तय कर ली। प्रेमिका को युवक की शादी की भनक लगते ही प्रेमिका अपनी बहन के साथ दिल्ली से बिजनौर के मंडावर कस्बे के थाने पहुंची, जहां उसने जमकर हंगामा किया। चक्कर चलाने की
और खुद ने निकाह कर तो मोहर का यहाँ का कोई प्रकरण है, यहाँ का कोई मामला है, मामला दिल्ली का है। मैं यहाँ से निकली है, फिर आपने तो निकाह क्यों करा दी? हमने तो ये कोई नाबालिग लड़की को भगा के ले आए थे। मेरी बहन 15-16 साल की है, उसके साथ सोच रहा था चक्कर चलाने की और खुद ने निकाह। सहारनपुर से अगली खबर है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान धराशायी हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि परिवार के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है, लेकिन घर का सारा सामान इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस घटना की सूचना के बाद पुलिस पहुंची है। सहारनपुर के थाना तीतरो इलाके के कोलाखेड़ी गांव में यह घटना हुई है। घर काफी पुराना लग रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण यह घर जमींदोज हुआ है। ब्रेक में आपका स्वागत है। प्रयागराज में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ ही बसपा और कांग्रेस पार्टी पर भी मुस्लिमों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सपा ने सरकार में आने से पहले वादा किया था कि मुस्लिम समाज की शिक्षा में बेहतरी के लिए अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों में उर्दू स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन सपा सरकार में मुस्लिम इलाकों में पुलिस स्टेशन खोला गया, जिसके बाद मुस्लिम नौजवानों को आतंकवाद के झूठे मुकदमे में फंसाकर उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया। इन्होंने मुस्लिम बात की, लेकिन चारा सब खा गए। चारा भाई को नहीं दिया, चारा खुद घोट गए। आपने देखा क्या विकास का काम किया सपा बसपा ने? आप बताइए मुसलमानों के लिए क्या किया इन लोगों ने? रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमेटी, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन, तमाम रिपोर्ट कहती मुसलमान हिंदुस्तान में दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। उसकी जिम्मेदार कौन है? मुल्क की आज़ादी के बाद 1947 के बाद से इस मुल्क के अंदर 2 सेकुलर पार्टी थी जो अपने आप को सेकुलर कहती थी। एक मुस्लिम लीग थी, एक कांग्रेस पार्टी थी। मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने अपनी पार्टी नहीं माना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1947 दिसंबर के महीने में रिफायाम क्लब में लखनऊ के अंदर कन्वेंशन बुला करके कहा। कानपुर के गोविंद नगर थाने के नौरैया खेड़ा इलाके में दरोगा पर मकान बनाने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। यह आरोप दादानगर फैक्ट्री एरिया चौकी इंचार्ज विवेक सिंह पर लगा है। पीड़ितों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आने के बाद बस्ती के लोग अपना मकान बना रहे थे और मकान बना रहे लोगों ने दरोगा को पैसा नहीं दिया तो पुलिस ने काम बंद करा दिया। वह लोगों ने साउथ डीसीपी रवीना त्यागी से अब मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम एडवोकेट गुंजन शर्मा है। मैं दबौली का निवासी हूँ, भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य हूँ। ये हमारे यहाँ नौरैया खेड़ा में जो एक बस्ती है, नया वाला पुल थमसप चौराहे पे, वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर गरीबों को जो पहली किस्त रिलीज हुई है उससे ये लोग मकान बनवाने अपना जा रहे थे। इन्होंने गिट्टी, मोरंग, सीमेंट वगैरह भी मंगवा ली थी। दरोगा जी बता रहे हैं दादानगर से कोई चौकी सिपाही वगैरह आए थे, उन्होंने काम रुकवा दिया और पैसे की मकान बनने नहीं दे रहा। जिसका अगर बनता है तो ये कहते हैं पहले हमको पैसे दीजिए, इसके बाद बनने के। ये लीगल नहीं है। कौन है जो आपसे पैसे की मांग करते हैं? दरोगा जी कहते हैं। कौन दरोगा है, क्या नाम है? विवेक बता रहे। क्या दरोगा जी की जगह पर आप मकान बनवा रहे हैं? नहीं, अपनी जगह पे बना रहे हैं। पुराना हमारा मकान है, वो तोड़ के बनवा रहे हैं। तो दरोगा जी पैसे क्यों मांग रहे हैं? कि ये अलीगल है, पैसे दे दो तो लीगल हो जाएगा। कितने रुपए आपने दिए और कितने की डिमांड है? अभी मांग है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि कितने दे दो। अभी मांग रहे हैं कि काम आप बंद करो, काम नहीं कोई होगा। हमारी समस्या ये सर कि हमको कोई मकान नहीं दरोगा बनाने दे रहा है। किस जगह पे मकान है? हमारा नौरैया खेड़ा मकान है। जगह थी कि मकान था? मकान था हमारा, हम उसी को तोड़वा के बनवा रहे हैं। फिर उसके बाद दरोगा परेशान करने लगा। दरोगा वहाँ से विवेक सिंह क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ मकान नहीं बनने देगा। कहाँ पर तैनात है? दादानगर चौकी में। क्या आपने उनको कुछ पैसा दिया? हाँ, 5000 रुपये कल लेके गए थे। बोले एकदम काम नहीं होगा, पैसे लेके वापस चले आए। चंदौली पुलिस लाइन परिसर में तैनात आरआई रविंद्र प्रताप सिंह पर एएसपी नक्सल
अनिल कुमार ने दुर्व्यवहार और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत एएसपी ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी और उच्च पुलिस अधिकारियों से की है। चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि जब अपर पुलिस अधीक्षक ने अवलोकन के लिए नियुक्ति रजिस्टर मांगा तो आरआई के तेवर बदल गए। आरआई एएसपी के कार्यालय पहुंचकर उन्हें जाति सूचक शब्द कहने लगे। गोंडा में पुलिस एम्बुलेंस कर्मियों का चक्का जाम खत्म हो गया। पुलिस प्रशासन ने जबरन हड़ताल को खत्म करा दिया है। साम दाम दंड भेद का पुलिस ने इस्तेमाल किया। एम्बुलेंस कर्मियों का हड़ताल खत्म करवाने के लिए महिंद्रा एजेंसी के पास का मैदान पूरी तरीके से खाली करा लिया गया। हड़ताल खत्म कराने के लिए नेताओं को उठाया और दबाव बनाने के लिए कई घंटे उनको थाने में बैठाया रखा गया। और बताया जा रहा है कि थाने के बजाय गोपनीय स्थान पर इनके बीच बातचीत हुई है। चालकों पर लाइसेंस निरस्तीकरण का प्रेशर भी बनाया गया। ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर थे। 3 दिन से एम्बुलेंस कर्मी धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके प्रदर्शन को खत्म कराया गया है और साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया गया। 23 अगस्त को अखिलेश यादव बलिया जाएंगे। बलिया में ब्राह्मण सम्मेलन का अखिलेश यादव आगाज करेंगे। तो बड़ी खबर अब बता दें, अखिलेश यादव 23 अगस्त को बलिया जाने वाले हैं। पूर्वांचल से ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने भी शुरू कर दी है और बलिया से इसका आगाज होगा। 23 अगस्त को अखिलेश यादव बलिया जाएंगे और बलिया में समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के आगमन की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तमाम जो ब्राह्मण नेता उस पूरे पूर्वांचल के हैं इसमें शामिल होंगे। तो 23 अगस्त को अखिलेश यादव बलिया जाएंगे। बलिया में ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज करेंगे। आपको याद होगा इससे पहले बसपा की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज किया गया था। ब्राह्मण सम्मेलन 23 तारीख से बसपा ने अयोध्या से शुरू किया था और अब आरएलडी की तरफ से भाईचारा पश्चिम से शुरू किया गया है और माना ही जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन हो सकता है। इसको लेकर बातचीत भी शुरुआती तौर पर हो चुकी है। इसीलिए दोनों पार्टियां पश्चिम से आरएलडी भाईचारा सम्मेलन कर रही है तो पूर्व से समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है। ब्राह्मणों का एक अच्छा खासा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है और ब्राह्मणों के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। ब्राह्मण वोट बैंक को इन्फ्लुएंसर भी कहा जाता है। वहीं लगा पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। नदियां और नाले उफान पर हैं। इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। पहली तस्वीर देहरादून की है जहां पर भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। जाखंड क्षेत्र के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी है। तेज बारिश से नालों में उफान आ गया है। दूसरी तस्वीर मसूरी की है और तीसरी तस्वीर ऋषिकेश की है जहां पर जिला पौड़ी क्षेत्र में बह रही बिन नदी लोगों के लिए आफत बन गई है। लगातार हो रही बारिश से बिन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से करीब 80 गांव से संपर्क टूट गया है। तो पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तराखंड के छोटे बड़े सभी नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। वहीं हम आपको अब बारिश से तबाही के 3 और तस्वीरें दिखाते हैं जो दिल्ली, कुल्लू और जम्मू की हैं। नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद क्षेत्र में बारिश के बाद काफी ज्यादा वाटर लॉगिंग हो गई है। वजीराबाद गांव, उसकी मुख्य गलियां, मुख्य रास्ते पानी की निकासी नहीं होने के कारण भर गए हैं। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे। हिमाचल के मंडी कुल्लू का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है और कटौला मार्ग पूरी तरीके से जगह जगह पर बाधित हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से हाहाकार मच गया है। नदियां उफान पर हैं। इस घटना में 4 लोगों की जान भी चली गई है। 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है। बादल फटने से 6 घर और एक राशन डिपो इसकी चपेट में आए हैं। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है।
रेस्क्यू टीम हादसे के बाद से गायब लोगों की तलाश में जुटी हुई है। ऋषिकेश से कुछ दूरी पर जिला पौड़ी क्षेत्र में बह रही बीन नदी लोगों के लिए आफत बन गई है। लगातार हो रही बारिश से बीन नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से करीब 40 गांव का संपर्क टूट गया है। आवाजाही करने वाले वाहन उफनती नदी की चपेट में आकर डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।